बहुत इस्तकबाल है नाजरीन आपका। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम दो रुख। नाजरीन, मुल्क में एनआरसी यानी कौमी शहरियत रजिस्टर के मसले को लेकर बहस छिड़ी हुई है। आसाम में 30 जुलाई को एनआरसी का मसवदा जारी किया गया, जिसमें 40 लाख से ज्यादा अफराद के नाम नहीं हैं। अब इन लोगों की शहरियत पर सवाल उठ रहे हैं। रजिस्टर में नाम न होने की वजह से ये लोग हिंदुस्तान की शहरियत खो चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि जिन लोगों के नाम रजिस्टर में नहीं हैं, वो कहां जाएंगे? ऐसे लोगों का ठिकाना आखिर क्या होगा? क्या इन लोगों की हालत भी रोहिंग्या जैसी ही होगी? इस मसले पर सरकार का भी रुख साफ नहीं है। तो वहीं अपोजिशन जमातें एनआरसी के जरिए अकलियतों पर निशाना लगाने का इल्जाम लगा रही हैं। आज हम इस अहम इशू के जरिए इस अहम मसले के दोनों रुख समझने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं दो रुख एनआरसी पर। बीजेपी और एआईयूडीएफ दोनों पार्टियों का रुख क्या है, क्योंकि यह पूरा आसाम का मामला है। दो रुख में आज इसी पूरे इशू को हम समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरे मसले के दोनों रुख समझने की कोशिश करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का हम आपसे तारुफ करा दें। हमारे साथ एआईयूडीएफ के अमीनुल इस्लाम साहब, जो कि रुकने असेंबली है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पूरा मसला आसाम से आता है। इसी वजह से अमीनुल इस्लाम का रुख इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। उनकी पार्टी इस पूरे इशू को जोरों शोर से उठाती रही है और इसके अलावा मरकजी हुकूमत, मरकज में बीजेपी की हुकूमत है और आसाम में भी बीजेपी की हुकूमत है। बीजेपी का भी रुख हम जानने की कोशिश करेंगे। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन गोपाल कृष्ण जी हमारे साथ इस पूरे इशू पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं और उनका रुख भी हम जानने की इस कोशिश करेंगे कि आखिर एनआरसी पर बीजेपी का रुख क्या है। सबसे पहले अमीनुल इस्लाम साहब, दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल करते हैं। अमीनुल इस्लाम साहब, सबसे पहले एनआरसी पर आपका रुख हम समझना चाहेंगे। देखिए, हम तो एनआरसी को खैर मकदम करते हैं, इसलिए ताकि एनआरसी बना के जितने हिंदुस्तानी शहरी है, इंडियन सिटीजन है, उनको शनाख्त किया जाए। इसके साथ साथ अगर कोई विदेशी आसाम में घुसे हैं, घुसपैठे हैं, तो उसको आसाम से निकाल दिया जाए। लेकिन एनआरसी के मुद्दे पे जो हमारे यहाँ मरकजी हुकूमत और हमारे सूबाई हुकूमत का जो रवैया है, इस पे हमारा कोई एतराज़ ये है कि एनआरसी जब चल रहे थे, बहुत अक्सर ऐसे लोग हैं जिसके पास प्रायर टू इंडिपेंडेंट 1934 1912 के दस्तावेज है, उनके पास जमी खरीद फरोख्त का दस्तावेज है, उनका नाम भी शामिल नहीं किया शामिल नहीं किया गया। जो 40 लाख लोग एनआरसी से बाहर रह गए हैं, उनमें अक्सर हिंदुस्तानी लोग हैं। तो इसको इस तरह महरूम करना, खारिज करना, ये तो हम इसका एतराज़ करते हैं। और एक बात ये है कि उन लोगों का टारगेट जो निशाना सिर्फ मुसलमानों पे है, हम उसका मुखालिफत करते हैं, क्योंकि आसाम में जो तारीख है इस्लाम है। आसाम में कोई 100 साल से, सदियों से मुसलमान यहाँ होते हैं। यहाँ जो शाह मीरान और जिसको आज़ान फकीर नाम से मशहूर है, एक बुजुर्ग आए थे 400 साल पहले, और उनके ज़माने में यहाँ जितने कबाइल है, दूसरे कबाइल आहोम, मीरी, तिवा, बिल्कुल, यानी तारीख बहुत पुरानी है। गोपाल कृष्ण जी, इस पर आपका रुख जानना चाहेंगे। जैसा कि अमीनुल इस्लाम कह रहे हैं, इसमें जो होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि एनआरसी की प्रक्रिया का सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत हो रही है, उनकी निगरानी में हो रही है और अभी ये इंटरिम प्रोसेस है, अभी फाइनल लिस्ट नहीं है। जो लोग भी देश के नागरिक हैं, उनको अगर छूट गए हैं उनके नाम, तो उनको पूरा मौका है पूरी प्रोसेस के तहत, और भी लोग अपने कागजों को दे के सबमिट करके सब कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए अभी प्रीएम्प्ट जो कर रहे हैं, वह देश में सांप्रदायिकता की राजनीति करना चाहते हैं। और अगर इस प्रक्रिया के बाद विदेशी नागरिक, इलीगल इमिग्रेंट भारत में हैं, तो वह तो आइडेंटिफिकेशन इसका पर्पस है ही, वह ज़रूरी है। उसके ऊपर धर्म और मजहब का मुलम्मा चढ़ाना किसी तरह से जायज़ नहीं है। यह प्रक्रिया देश के हित में है, राष्ट्रीयता को, सिटीजनशिप को स्टैब्लिश करने के लिए है। इलीगल इमिग्रेंट अगर कोई भी हैं तो उनकी पहचान करना ज़रूरी है, और उस प्रोसेस के बाद भी
उनको डिपोर्ट कर देंगे, ऐसा कोई अभी निर्णय नहीं हुआ। क्या होगा ये कोर्ट और सारे देश में चर्चा के बाद होगा। तो जो लोग इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं, पहले तो कांग्रेस बताए कि ये एनआरसी को जो स्टार्ट किया था वो तो राजीव गांधी जी के एग्रीमेंट के साथ हुआ, आंसू के साथ 1985 में उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला एनआरसी को करने के लिए। अब वह गवर्नेंस उनकी इतनी पुअर थी और वह हर चीज से इतना डरते थे, कोई भी काम करने में उनकी हिम्मत ही नहीं थी, जो वो कुछ करते ही नहीं थे। तो जब कानूनन प्रक्रिया थी, कानून से यह तय हो गया था, उन्होंने इस प्रक्रिया को स्टार्ट किया, एग्रीमेंट के बाद किया, तो फिर अब ऐसी क्या बात आ गई कांग्रेस को कि उनको उससे ऑब्जेक्शन है? और प्रक्रिया अगर उन्हें लगता है कि निष्पक्ष नहीं हो रही तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के निगरानी के तहत है। तो निष्पक्षता की भी बात छोड़ दीजिए, सरकार थोड़ी इस चीज की निष्पक्षता तय करी है, तो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। अमीनुल इस्लाम मुल्क के हक में है, ये सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ इशू है, गोपाल कृष्ण कह रहे हैं जी। नहीं देखिए जो गोपाल कृष्ण कह रहे हैं, हमें इतराज ये है कि वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि दूसरे सारे पार्टियां उनमें कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं सिर्फ बीजेपी। क्योंकि बीजेपी तो उसका ये दावा है कि मुस्लिम जितने सारे लोग हैं असम से वो निकल जाए, और जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास करके वो लोग जितने हिंदू घुसपैठिया है, हिंदू घुसपैठिया को असम में वो लोग यहाँ असम में इजाज़त देने के लिए तैयार है कि असम में वो लोग सिटीजनशिप उन्हें मिल जाए। तो ये कम्युनल पॉलिटिक्स सिर्फ मजहब के नाम से जो हो रहे हैं वो बीजेपी कर रहे हैं, और दूसरे पार्टियां वो कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। तो और एक बात ये है कि हमारा ये साफ साफ दावा है, हम एओडीएफ पार्टी ये चाहते हैं कि असम एकॉर्ड के मुताबिक जो भी लोग आफ्टर 25 मार्च 1971 असम में घुसे हो, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, किसी बिल्कुल। गोपाल कृष्ण, कितनी सच्चाई है? कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी आसाम में, गोपाल कृष्ण, हाँ कितनी सच्चाई है इसमें? हाँ बीजेपी देखिए कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होता है। हाँ, कम्युनल पॉलिटिक्स किसे कहते हैं? देश के कानून पे धर्म को उसके ऊपर रखना, इसको कम्युनल पॉलिटिक्स कहते हैं। अगर देश का कोई कानून है और उसका किसी धर्म या विशेष पे या कोई भी प्रभाव पड़ता है तो उसको इम्प्लीमेंट करना कोई कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं होता। और अल्टीमेटली धर्म के आधार पे थोड़ी वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन हो रहा। 25 मार्च 1971 के पहले जो लोग भारत में आसाम में प्रवेश कर गए, चाहे वो बांग्लादेश से कर गए, आसपास के किसी भी प्रदेशों से कर गए, उसमें इंदिरा गांधी जी और मुजीबुर रहमान जी का एक आपस में समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत यह तारीख हुई। वैसे तो भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद भी 1971 तक, 25 मार्च 1971 तक ये तय हुआ दोनों देशों में कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, ह्यूमन राइट्स के आधार पे जो लोग भारत में आ गए, चाहे वो इलीगल तरीके से आए, किसी भी तरह से आ गए, और 25 मार्च 1971 के पहले भारत में रह रहे हैं, आसाम में रह रहे हैं, तो उनको नहीं छेड़ा जाएगा, उनको एनआरसी में जगह मिलेगी। अब 1971 जब ये 1900 एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद जो इलीगल आएंगे उनको कैसे रोका जा सकता है देश में? हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि देश की संप्रभुता, देश की सॉवरेनिटी, उसको भी ये लोग दांव पे लगाना चाहते हैं क्या? और अगर उन्हें जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे लेकिन आपका पार्टी नहीं तो सबसे पहले तो प्रक्रिया में उनको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा। गोपाल बिल्कुल, अमीनुल इस्लाम आप बोल सकते हैं। अमीनुल इस्लाम बोलिए। एनआरसी में अमीनुल इस्लाम आप बीच में बोल सकते हैं, बोलिए जी। नहीं देखिए 25 मार्च 1971 के बाद के लोगों को ही एनआरसी से हटाया जा रहा है, उसके पहले के लोगों को दिया जा रहा है वहां पे। आप तो न देखिए गोपाल कृष्ण जी, शायद आपको मालूम नहीं होगा कि अब जो 40 लाख लोग एनआरसी से बाहर है, उनमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ असम अनवर तैमूर भी है, और भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद उनके परिवार वालों भी है, और असम का जो पहले डिप्टी स्पीकर थे अमीरुद्दीन, जो 1937 पे असम का डिप्टी स्पीकर बना, उनका फैमिली भी
यहाँ से बाहर है। 1857 में जो सिपाही म्यूटिनी हुआ था, उनका जो बहादुर गावबुरा असम का जो वरिष्ठ सेनानी है, 1857 पे जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे, उनका फैमिली भी इसके बाहर है। तो 200 साल से रह रहे हैं फैमिली जो जिसका नाम सिर्फ मुस्लिम हो, उनको अगर 200 साल से, और फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली उनको भी हटाया गया है। तो ये किस तरीका है। और एक बात गोपाल कृष्ण जी, आपके पार्टी के जो लीडर्स हमारे असम में है, कुछ विधायक भी है और कुछ मंत्रियां भी है, जो ये कह रहे हैं कि यहाँ हिंदू लोग जितने हैं उनको, और अगर चाहे 2014-16 तक भी असम में घुसपैठ किए हो, उनको यहाँ सिटीजनशिप दिया जाएगा। और जो मुस्लिम है वो 1971 से बाद में जो आए हैं उनको यहाँ सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा। आपके पार्टी के लीडर्स असम में ये बोल रहे हैं। तो देखिए, और एक बात देखिए, असम में मुस्लिम जो 1971 के बाद से कोई नहीं आ रहे। नहीं, देखिए आपके पहली बात का मैं जवाब दे दूं। नहीं, 150-200 साल पहले। बिल्कुल गोपाल कृष्ण जी, आप जवाब दे सकते हैं भाई। आप उसमें एंकर के इंटरफेयर का इंतजार आप लोग मत कीजिए, आप जवाब दे सकते हैं गोपाल कृष्ण जी। जी हाँ नहीं, ठीक है, आप जवाब दीजिए। हाँ, देखिए पहली बात यह है कि जब आप कह रहे हो कि कुछ लोग रह गए हैं, जो हम मानते हैं, आपकी बात है कि कुछ प्रमुख लोग भी, जो लोग भारत के नागरिक हैं, वो एनआरसी में उनका नाम आने से अभी रह गया है। तो जब गृह मंत्री ने स्पष्ट तो कहा है कि यह प्रक्रिया अभी इंटरिम है, इसके बाद जिन लोगों का नाम रह गया है किसी भी वजह से, चाहे वो डॉक्यूमेंट नहीं पूरे जमा कर पाए या कोई और प्रक्रिया के कारण कमी रह गई, तो उनको दिसंबर 2018 तक समय है कि वो अपने काउंटर क्लेम फाइल करेंगे। अभी एनआरसी में जो 40 लाख लोग रह गए हैं, उनको कारण पूरा बता के जो एनआरसी, लेकिन आपका पार्टी का जो प्रेसिडेंट है, आपका पार्टी का प्रेसिडेंट अमित शाह जी, आपका पार्टी का प्रेसिडेंट, सुनिए मेरा और एक सवाल है। हाँ, और आपका पार्टी का जो प्रेसिडेंट अमित शाह जी, नहीं, पहले आपकी इस बात से क्लियर है कि जो रह गए, हम खुद मान रहे हैं कि बहुत से नाम रह गए हैं, वह नाम पूरे इंक्लूड कर लिए जाएंगे। लेकिन अमित शाह जी का ये बयान नहीं, वो अमित शाह जी का ये बयान क्यों है कि 40 लाख के पूरे घुसपैठिया है, अमित शाह जी क्यों बता रहे थे? तो गृह मंत्री एक बात बताएंगे, अमित शाह जी दूसरा बात बताएंगे। पहले तो आपका पार्टी का स्टैंड क्लियर होना चाहिए। आपका पार्टी, अमित शाह जी सच बोल रहे हैं या राजनाथ सिंह जी सच बोल रहे हैं? पहले तो आपका पार्टी का स्टैंड क्लियर होना चाहिए। नहीं, मैं पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। 1975 के बाद 25 मार्च के बाद सुन लीजिए, अमित शाह जी ने कहीं ऐसा नहीं कहा। वो स्पष्ट है कि 1971 के बाद जो आए भारत में, वही इलीगल इमिग्रेंट है और उसी को आइडेंटिफिकेशन की प्रक्रिया है, जिसमें अभी प्रिलिमिनरी 40 लाख नाम रह गए हैं। उनको टाइम मिलेगा, वो उनको कारण बताया जाएगा। लेकिन गोपाल कृष्ण जी, यहाँ पर अमीनुल इस्लाम सवाल उठा रहे हैं कि भाई अमित शाह का कुछ बयान है, उस पर राजनाथ सिंह का बयान कुछ और है। ये अपना जो वर्जन है बीजेपी वो साफ करे। अमित शाह जी ने ये नहीं कहा। जी नहीं, बिल्कुल साफ है। अमित शाह जी ने ये नहीं कहा कि कहा, मैंने सुना उनका वीडियो, मैंने सुना, उन्होंने कहा 40 लाख। उनका साफ तौर पे वो बता रहे थे, कि 40 लाख के पूरे घुसपैठिया है और इसमें हिंदुस्तानी नागरिक भी शामिल है। ये कह के पूरे हिंदुस्तानी को गुमराह किया जा रहा है। अमित शाह जी ने ये स्पष्ट रूप से ये बता रहे थे कि 40 लाख में हिंदुस्तानी भी है, ये कह के हिंदुस्तानियों को गुमराह कर रहा है, गुमराह किया जा रहा है। अमित शाह जी ने ये स्पष्ट रूप से कहे थे। नहीं, 40 लाख लोगों में से हिंदुस्तानी तो हो ही नहीं सकते। हिंदुस्तानी और आपके पार्टी के ये बिल्कुल उन्होंने स्पष्ट कहा है। मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में था। आप उसे गलत मत बोलिए। स्पष्ट कहा है कि ये अभी इंटरिम प्रक्रिया है, इसकी फाइनल लिस्ट आएगी और जो उस प्रक्रिया के तहत कोर्ट की निगरानी में, उसके बाद जो एनआरसी के बाहर रह जाएंगे वह घुसपैठिए हैं और उनके ऊपर एक्शन लेने का, लेकिन वह भी अभी तय नहीं है क्या एक्शन लेंगे। क्या उन्हें डिपोर्ट करेंगे, क्या उन्हें वर्क परमिट देंगे, यह एक्शन अभी तय नहीं हुआ। या ABCD करके उन्होंने कहा है। पहली प्रक्रिया है कि एनआरसी में विदेशी नागरिकों का आइडेंटिफिकेशन करने की प्रक्रिया करना जरूरी है। उसके बाद
जो कमी रह जाएगी उन डॉक्यूमेंट्स को भी पूरा करेंगे। और यह बिल्कुल एक गलत बात अपोजिशन कह रहा है कि दूसरे प्रदेशों के लोग वहां आए हुए भी इसमें एनआरसी में जगह नहीं मिलेगी उनको। यह गलत बात है। भारत का कोई भी नागरिक चाहे किसी भी प्रदेश में हो, वो आसाम में रह सकता है। अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जो लोग बंगाल से आए हुए हैं, यूपी से आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं, उनका नाम भी शामिल नहीं हुआ है। यूपी से आए हुए, बंगाल से, हरियाणा से और बिहार से आए हुए हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम भी शामिल नहीं हुए हैं। और एक बात नहीं, गोपाल कृष्ण जी, जो सवाल अमीनुल इस्लाम ने उठाया, जो सवाल अमीनुल इस्लाम ने उठाया, और अपोजिशन जिस सवाल को बार बार उठा रहा है कि वहां पर माइनॉरिटीज को ही ज्यादा टारगेट किया जा रहा है, कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, माइनॉरिटी को कैसे नहीं, देखिए माइनॉरिटीज को टारगेट तो ये कह रहे हैं, ये तो इसमें 40 लाख के 40 लाख माइनॉरिटीज थोड़ी हैं, और भी धर्म के लोग हैं। और यह बात आपको मान के चलनी पड़ेगी कि बांग्लादेश से ज्यादातर अक्सर तो माइनॉरिटी, अक्सर लोग माइनॉरिटी, भारत का विभाजन और पाकिस्तान और बांग्लादेश हिंदू मुसलमान के रूप में हुआ था। जो मुस्लिम मेजॉरिटी की पॉपुलेशन है वो बांग्लादेश में गई, तो अगर वो घुसपैठ करेंगे तो घुसपैठ हिंदू है या मुस्लिम है, उसका उसमें एनआरसी में उसको जगह नहीं मिलेगी। और देखिए उसमें भी अगर वो को हम नहीं कवर करेंगे, लेकिन गोपाल कृष्ण जी, और एक बात मुझसे सुन लीजिए गोपाल कृष्ण जी, और एक बात आप मुझसे सुन लीजिए। माइनॉरिटी हैरेसमेंट के लिए असम में एक सिस्टम चालू किया गया है। असम में 100 फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल कायम किया गया है, जिस फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स में कुछ ऐसे मेंबर्स को बिठाया गया है जिसके पास अगर 15, 20, 25 दस्तावेज भी उसके पास अगर वह दाखिल किया जाता है उसके सामने, जिसमें 1950 30 साल और 1912 साल 5 साल का लीगेसी डाटाबेस दाखिल किया जाता है, फिर भी सारे के सारे को बांग्लादेशी करार देते हैं। जो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल जो कर रहे हैं, तो वो लोग तो असली जो हिंदुस्तानी है उनको फॉरेनर्स डिक्लेयर करने के लिए 100 फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल असम में बिल्कुल, लेकिन गोपाल कृष्ण जिन 40 लाख लोगों को या जिन लोगों को आप घुसपैठिए कह रहे हैं, दरअंदाज कह रहे हैं, अगर घुसपैठिए ये लोग हैं, दरअंदाज हैं, तो इस पर सवाल तो अपनी सिक्योरिटी पर ही उठता है। जो बॉर्डर पर सिक्योरिटी है उसी पर सवाल उठेगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, नहीं देखिए, यह तो यूपीए और कांग्रेस की पिछली सरकारों का हम तो कह ही रहे हैं। उन्होंने यह जो राजनीति करी थी वोट बैंक की, वो घुसपैठियों को घुसा के उनके वोटर आईडी बना देते थे, उनको वोट बैंक बना दिए। आज 3 लाख रोहिंग्या भारत में कैसे घुस गए? और घुस ही नहीं गए, वो पूरे देश में फैल गए। वोटर आईडी तो हम तो कह रहे हैं घुसपैठिया को वोटर आईडी नहीं दिया गया, जितने वोटर आईडी दिया गया। गोपाल कृष्ण जी, आप शायद आसाम के हालात से मौकूफ नहीं है, आसाम के हालात शायद आपको मालूम नहीं है। किसी भी घुसपैठियों को वोटर्स आई कार्ड नहीं दिया गया। वोटर्स आई कार्ड दिया गया सिर्फ वोटर्स के जिसका नाम मतदाता सूची में जिसका नाम शामिल है। और मतदाता सूची जब प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें भी बहुत सारे दस्तावेज शामिल देख के वो दस्तावेज वो लोग चेकिंग करते हैं, और जिसके पूर्वज लोगों के नाम 71 से पहले होते हैं उनके सिर्फ, तो जिसके पास दस्तावेज है उसका तो नाम एनआरसी में आ जाएगा ना। वो भी एक तरीका पे होते हैं। और तो पहले ये तय कर लीजिए इस्लाम आ जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग पहले ये तय कर लीजिए 1857 का फ्रीडम फाइटर है, वो लोग दस्तावेज दे भी चुके हैं, फिर भी नहीं आए। नागरिकों के पक्ष में तो नहीं है ना जो। हाँ बताइए, सुनिए, आपका प्रश्न ये है कि विदेशी नागरिक के पक्ष में पहला प्रश्न आपका विदेशी नागरिक के पक्ष में सिर्फ बीजेपी है, जो लोग मजहब के नाम पे हिंदू लोगों को असम में आप प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं।
विदेशी नागरिक के पक्ष में। देखिए, आप प्रक्रिया पे सवाल उठा रहे हैं, तो ये प्रक्रिया कांग्रेस ने शुरू की थी। ये प्रक्रिया कांग्रेस ने शुरू की थी और ये प्रक्रिया कांग्रेस, आप पूछे एनआरसी की रजिस्ट्रेशन को, प्रक्रिया को चालू किसने किया था? कांग्रेस ने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार गवर्नमेंट को कहा, कांग्रेस की, यूपीए की गवर्नमेंट को, कि आप इस प्रक्रिया को क्यों नहीं कर रहे, लेकिन वो कर नहीं रहे थे। 2013 में और फिर 2016 में फिर से एनडीए सरकार को, मोदी सरकार को उन्होंने कहा कि अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम करेंगे। तो जब इतना सुप्रीम कोर्ट का इंस्ट्रक्शन था, उन्होंने प्रक्रिया को पूरा अपने निगरानी में किया, फिर आप सरकार को कैसे इसकी जिम्मेदारी दे? बिल्कुल, लेकिन सवाल यही उठता है, लेकिन गोपाल कृष्ण जी, सवाल यही उठता है कि ये मामला बहुत सेंसिटिव इशू है। गोपाल कृष्ण जी, ये इशू बहुत सेंसिटिव है, इसमें बहुत फूंक फूंक कर कदम उठाने की जरूरत है। और जरूरत इसी बात की है कि यह पूरा मामला मुल्क की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ 40 लाख लोगों की जिंदगियां भी हैं। ऐसे में इस पूरे मामले पर बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसके अलावा अमीनुल इस्लाम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए, दो रुख में आज फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर किसी बड़े इशू के साथ हाजिर होंगे। आदाब।